अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। जैसा कि इस वक्त सियासी माहौल गर्म है और शहर कराची के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त पंजा आजमाई करती हुई नजर आ रही हैं। ख़ास तौर पर जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ था। आज कुछ मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उन मुज़ाकरात के अंदर धरना ख़त्म करने के हवाले से तो जमात इस्लामी ने साफ इनकार कर दिया है। जमात इस्लामी का कहना है कि आप हमारी तमाम शराइत जो हैं उसको मान लीजिए, तभी जाके हम धरना ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने आपकी काफ़ी हद तक शराइत मान ली हैं और उन शराइत को मानने के साथ अब आप धरना ख़त्म कर दीजिए। लेकिन जमात इस्लामी फ़िलहाल धरना ख़त्म करने के मूड में नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA कल एहतजाज कर रहे हैं। कल कराची प्रेस क्लब और फवारा चौक पर पहुंचेंगी ये जमातें और वहां पर ये एहतजाज करेंगे। साथ ही साथ कुछ मूड बन रहा है कि शायद के धरना भी दे दिया जाए। अगर ये सियासी जमातें भी धरना देती हैं और जो सूरत हाल इस वक्त बनती नजर आ रही है, तो इस वक्त शहर की बहुत सी सड़कें धरने की वजह से बंद हो जाएंगी, क्योंकि जमात इस्लामी इतवार को शाहर फैसल पर धरना देने जा रही है और जमात इस्लामी का कहना है सिवाय एम्बुलेंसेस के कोई गाड़ी शाहर फैसल से नहीं गुजर पाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि शहर कराची की बहुत सारी और मुख्तलिफ सड़कें धरनों और एहतजाज की वजह से न सिर्फ जैम पैक हो जाएंगी, बल्कि बहुत सी जगहों से आप गुजर नहीं सकेंगे। उनका तमाम जमातों का एक ही मामला, एक ही मुद्दा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिल लेकर आई है, तरमीमी बिल लेकर आई है बल्दियाती, उसको वो वापस ले लें। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिल किसी सियासी मसलहत के तहत लाई थी कि इंगेज किया जाए सियासी जमातों को जब तक वो अपने दीगर मामलात को दुरुस्त कर ले, और वो बिल अगर वो वापस ले भी लेती है तो कोई उसको मुज़ायका नहीं है, कोई मामलात या उसको कोई फिक्र की बात नहीं। लेकिन अगर वो इस तमाम सूरत हाल पर जाती है और इस बिल के तहत अपने काम करती है और बल्दियाती इंतखाबात करा देती है, तब भी उससे फ़ायदा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो किसी सूरत में नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो बिल वापस ले या चाहे वो बिल वापस ना ले। दीगर सियासी जमातों का स्टेक इस वक्त कह सकते हैं कि जनाब खतरे में जा सकता है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम सूरत हाल को वापस नहीं लेती है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, GDA और PTI जो मुश्तरका तौर पर एक महाज बना के इस वक्त टफ टाइम देने जा रहे हैं, उनका क्या होगा और वो क्या फिर लोगों को कायल कर पाएंगे, अपनी जानिब मुतवज्जा कर पाएंगे इलेक्शन के हवाले से, जो कि बल्दियाती हों या चाहे जनरल इलेक्शन हो, क्या वो लोगों को अपनी जानिब मबजूल करा सकेंगे, वोट हासिल कर सकेंगे। साथ ही साथ जो कौमी सलामती पॉलिसी है कमेटी, वो भी तश्कील दी गई है। इमरान खान साहब कहते हैं कि हम इस वक्त मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, चाहे वो मुआशी तौर पर हो, चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो या दीगर मामलात के लिहाज से, पाकिस्तान को आगे की सिमत महफूज तरीके से लेकर जाना है। महफूज तरीके से लेकर जाने की कोशिश, ख्वाहिश अच्छी बात है, मगर माशी सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान की हुई है, जहाँ पे एक आम आदमी मुतासिर है, इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि आम आदमी जो है वो कम अज़ कम कुछ तो खुशहाल हो सके। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम बाकी मौलवी साहब, तज़ियाकार हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे इसी मामले पर कि इस वक्त जो शहर कराची में सियासी दंगल चल रहा है और साथ ही साथ जो माशी सूरत हाल है वो क्या है और किस तरफ जा रही है। नदीम साहब खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नदीम साहब, ये जो इस वक्त सियासी सूरत हाल, जैसा कि अभी जिक्र भी हुआ कि मुख्तलिफ सियासी जमातें सड़कों पर हैं और हफ्ता और इतवार ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि भरपूर होगा शहर कराची के लिए, तो सर क्या आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी, MQM, PTI, GDA कुछ असर कर सकेंगे पीपल्स पार्टी पर? देखिए, असल चीज़ अगर इन्होंने धरना देना ही है तो ये धरना किसके लिए दे रहे हैं? आवाम के लिए दे रहे हैं। तो आवाम को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये असेंबलियों के बाहर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, धरना दे, महीना दे, 2 महीना दे, ताकि असेंबली के लोगों तक इनकी आवाज़ पहुंच सके। और मज़ीद ये धरना करना चाह रहे हैं तो जो असेंबली के मेंबरान हैं उनके घर के बाहर जाके दें, ठीक है। मगर ये सड़कों को बंद कर देना यानी कि आप अपने ही आवाम को तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है जनाब। हो सकता है कि एम्बुलेंस नहीं, मुझे बीमारी है या छोटे बच्चे को बीमारी है, तो क्या मैं एम्बुलेंस ही बुलाऊंगा? पाकिस्तान में कितने एम्बुलेंस हैं? कराची में आप देखें कितने एम्बुलेंस हैं, ताकि हर आदमी, हो सकता है मैंने अपने बुजुर्ग को ले जाना है डॉक्टर के पास, कोई अपॉइंटमेंट हो, तो मैं क्या एम्बुलेंस दिखाऊंगा? ठीक है, आप अगर हमारे लिए लड़ रहे हैं ना तो तरीक़ेकार देखें। जब तक जमात इस्लामी ने असेंबली के बाहर खड़े होके किया, मैंने कभी एतराज़ नहीं किया। मैं समझता हूँ ये एक
डेमोक्रेसी है, एक हर इंसान का हक है कि वो अपनी आवाज उठाए, सही। मगर ऐसी आवाज ना उठाए जिससे एक आम इंसान को तकलीफ हो, क्योंकि आम इंसान वैसे ही बहुत दुखी है, उसके पास वैसी ही परेशानी है, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई है, बच्चों के स्कूल की परेशानियां हैं। इन सब परेशानियों को लेके सुबह उठता है तो इंसान निकलता है, चलो यार मैं कहीं निकलूं, मालूम पड़ा वहां निकलता है तो फिर ट्रैफिक जैम, रिक्शा वाले उस जगह पे जाएंगे नहीं, बस वाले दूसरे रूट से निकलेंगे। तो ये आप अपनी ताकत के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए आम आदमी मुतासर नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, इस वक्त जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर जो अलायंस है वो भी इस वक्त एहतजाज करने जा रहा है। सवाल ये है कि क्या वो पीपल्स पार्टी पे असरअंदाज हो सकेंगे मुजाहिरा? सवाल ये था सर। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है ना इस वक्त प्रेशर में, क्या पीटीआई प्रेशर में आई? क्या इससे पहले जब इमरान खान साहब प्रेशर धरना दे रहे थे इस्लामाबाद में, क्या गवर्नमेंट प्रेशर में आई? देखिए, जो पावर में गवर्नमेंट होती है उनके लिए ये धरने जो है ना ये इम्पैक्ट नहीं देते। मैं आपको बता दूं, हकीकत देख ले, क्योंकि सबसे बड़ा और अच्छा तारीख का धरना था इमरान खान साहब का, जिसका इम्पैक्ट नहीं आया था, वो हुकूमत नहीं गिरा सके थे। तो ऐसे धरने चलते जाते, ये सिर्फ होते पावर टेक्निक्स कि आपने मतलब प्रेशर देना हो। मगर मैं अगेन कहूंगा कि देखिए जनाब, एक जगह पे रह के करें, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं अभी एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, एमक्यूएम इत्तेहादी है पीटीआई की, जनाब महंगाई के ऊपर तो उन्होंने कुछ नहीं किया, मिनी बजट के ऊपर उनके साथ रह गए। अब महंगाई होती है तो वो कहते हैं जनाब हमारा कसूर नहीं है। देखिए, अवाम के मसले क्या है, अवाम के मसले की तरफ कोई नहीं जा रहा। सर, ये जो इस वक्त तरमीमी बिल है, अभी जैसे कि अगर पीपल्स पार्टी वापस ले भी लेती है या नहीं भी लेती है, पीपल्स पार्टी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। देखिए, मैं तो कहता हूं सारे जो इन्होंने पावर्स लिए ना अपने पीपल्स पार्टी ने अपने पास, तमाम दे दें, ताकि क्या होगा, उसकी वजह है जी जी, दूध का दूध। आपने अपने पहली दफा इस तरह कहा कि दे दे पावर्स, मैं इसलिए कह रहा हूं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ताकि फिर बल्कि आप कहें जनाब आप पूरी कराची को संभाले, ताकि हमें पता तो लगे कि कुछ कर सकते। वरना क्या होता है, कराची हमेशा ही यतीमों की तरह रहा है। वो कहते हैं जनाब हमें पावर नहीं मिले, कोई कहता है हमें पैसे नहीं मिले, कोई कहता है, मतलब ये सिलसिले को खत्म करें। सर, अभी भी पावर जो है पीपल्स पार्टी के पास है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो या फिर सूबाई हुकूमत की पावर हो, लेकिन कराची में कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से क्लेम है कि हम काम कर रहे हैं, तो सर वो फिर क्लेम करेंगे, उसका नतीजा आएगा इलेक्शन पे। जैसे आज जो महंगाई आ रही है ना, उसका नतीजा आएगा इलेक्शन में। देखिए, आम वोटर क्या कहेगा, यार इतना महंगा हो गया, मैं क्या करूं। तो ये चीजें जो होती हैं, देखिए कल तक क्या होता था, एमक्यूएम की क्या एक्सप्लेनेशन होती थी, जनाब हम तो सिर्फ एक उनके साथ शामिल हुए थे, हम मजबूर थे, हम आपको डिलीवर नहीं कर सके, इंशाल्लाह इस दफा आप हमें वोट दें, हम डिलीवर करेंगे। यही हो रहा है कई सालों से। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कर रही है। तो मैं कहता हूं एक दफा मैंडेट दे, जैसे पीटीआई को मैंडेट दिया ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू ने भी दिया, एमक्यूएम ने भी दिया, पीटीआई भी आई। अब अगर ये 5 साल में डिलीवर नहीं कर सके तो बिल्कुल इस पर तो सामने आ जाएगा। ठीक है सर, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसके जो मामलात और असरात हैं वो क्या पड़ेंगे, सियासी जमातें किस तरफ जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कल के ऊपर भी बात कर लें जहां पर कौमी असेंबली के अंदर होने वाले इजलास में मिनी बजट पेश किया गया और उस मिनी बजट को जिस तरीके से पास किया गया कि अपोजिशन शोर मचाती रह गई। वो कभी कह रहे थे कि हाथ खड़े करके आप वोटिंग करा लीजिए या हाँ या ना के अंदर करा लीजिए, लेकिन हर लिहाज से अपोजिशन इस वक्त तादाद में ज्यादा है, मिनी बजट पास नहीं हो सकता। लेकिन स्पीकर साहब ने उस बजट को कहा कि ये पास कर दिया गया है क्योंकि इस वक्त हाँ ज्यादा कह दिया है लोगों ने और इस तरह से मिनी बजट पास हो गया, जिस पर नून लीग कहती है कि बड़े ही गलत तरीके से ये जो बिल था उसको पास किया गया है। नदीम साहब, ये जो बिल को जिस तरीके से पास किया गया, एक शोर शराबा वहां पे रहा असेंबली के अंदर, लेकिन कहना उनका यह था कि यह बिल पास नहीं हो सकता था क्योंकि अपोजिशन तादाद में ज्यादा थी। फवाद चौधरी भी कहते हैं कि कोरोना की वजह से हमारे कुछ लोग नहीं आ सके थे, वरना अगर वो लोग होते तो हम और ज्यादा वोट हासिल कर लेते। तो सर ये क्या सूरत हाल है, क्या अपने बस अददी अक्सरियत या स्पीकर साहब की पावर की वजह से ये बिल पास हुआ है? देखिए, हकीकत देख लें, मीडिया के अंदर भी आ चुका था, इनके तमाम इत्तेहादी ने मीडिया के अंदर कहा कि जनाब हम पीटीआई का साथ देंगे,
चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू हो या MQM हो। अगर आप इन सब के नंबर्स गिनेंगे इत्तेहादियों के, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जनाब PTI के जो बिल है ये पास होना ही था। मगर अगर उससे पहले के एक हफ्ते पहले की जो बयानात आ रहे थे, हमेशा की तरह MQM मना कर रही थी, जनाब हम इस बिल पे बाकायदा ऑब्जेक्ट करते हैं, हम नहीं आएंगे इसके ऊपर। 11 निकात दिए जी, उन्होंने। तो उसके ऊपर उस वक्त हम ये देख रहे थे कि जनाब अब मुश्किल लग रहा है PTI को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू का भी यही कहना था। तो उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि जनाब ऑपोजिशन जो है बड़ी स्ट्रांग है। मगर उसके बाद आपने देखा कि एक दिन पहले MQM की तरफ से आता है कि जनाब हम सपोर्ट करेंगे जनाब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू। तो यहाँ पे देखें, मैं कहता हूं इस मिनी बजट की वजह से जितना भी पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह और गुर्बत खत्म हो जाएगी, तो उसकी तारीफ जो है हम PTI के लिए करेंगे, हम MQM के लिए करेंगे, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू को मुबारकबाद देंगे कि इनकी मिनी बजट की वजह से जनाब पाकिस्तान ने तरक्की की और गुर्बत खत्म हो गई। चलें, अच्छा सर, ये जो ये सारी सूरत हाल है इसमें यकीनन गुर्बत के तो बढ़ने के अशारिया जा रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी इन अशारियों को नहीं जानता और ना वो पसंद करता कि आप उनको ये बताएं कि स्टॉक मार्केट कहाँ जा रही है या डॉलर की कीमत कहाँ जा रही है। इस तरह के मामलात में वो पढ़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसके जो आम मसाइल हैं वो हल हों, चीज़ें सस्ती उसको मिल जाएं, क्योंकि आम तौर पर वो खरीदारी नहीं कर सकता। तो सर वो किस तरह से ये इस तरह के बजट के अंदर अगर वो सब्सिडाइज कर देते तो आम आदमी की कुछ तो मुश्किल हल हो जाए। जी, मैं बताता हूँ आपको आम आदमी का इन चंद सालों में, मैं कोई 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, इन चंद 3 सालों के अंदर 80 रुपए से अंडा गया 180 रुपए तक। ठीक है जी, 180 में कम बता रहा हूँ, ऐसे 220 और 240 भी। बकरे का गोश्त 700 रुपए से गया 1600 रुपए पे। ये मैं पेट्रोल और डीजल की बात नहीं कर रहा हूँ। कहेंगे जनाब इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई हुई है। अंडा जो है ना इंटरनेशनल मार्केट से नहीं आता, ना तेल की वजह से अंडा पैदा होता है। ठीक है, 80 रुपए का अंडा, कितना 180। आइए अब हम चलते हैं दाल की तरफ। दाल जो था, जो 80-90 रुपए किलो था, वो 240 रुपए किलो दाल बिक रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जनाब। अब इसके अलावा दाल के अलावा अगर हम बात करते हैं बिजली की, 11 रुपए 70 पैसे पर यूनिट चल रहा था, आज कितने 24 रुपए 60 पैसे पर यूनिट। अच्छा, इस 24 रुपए 60 पैसे में ना मैंने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए, ना मैंने टैक्सेस लगाई, तो सिर्फ यूनिट की बात कर रहा हूं। तो ये इन चीजों का जब हम बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि अब कौन सा इनके पास, कौन सा किसी भी पार्टी के पास, वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, PTI कह रही है कि ये पिछली हुकूमतों की नालायकियां थी जिसकी वजह से उन्हें यही करना। तो पिछली हुकूमत की जो मुर्गियां थी वो अंडे 80 में देती थी। अच्छा, इस हुकूमत की मुर्गियां 180 में दे रही हैं। तो मुझे इन चीजों के जवाब चाहिए। देखिए, जब बात हम कर रहे होते हैं महंगाई की, हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुका है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुका है, शरई सूद 12% हो गया। मुझे ये बताएं कि जब बिजली महंगी होगी 110%, यानी हम 10-20% होता, मैं कहता ठीक है जी महंगाई दुनिया भर में हो रही है, और महंगाई दुनिया भर में तो इस साल से हो रही है, 3 सालों से तो महंगाई नहीं हो रही है। सही। लेकिन सर इंटरनेशनल मार्केट का जो कहा जाता है वो ये है कि अगर अंडे की कीमत बढ़े या किसी भी चीज़ की कीमत बढ़े, चूंकि ट्रांसपोर्टेशन के मामलात आ जाते हैं, पेट्रोल प्राइस बढ़ चुके हैं, डीजल के प्राइस बढ़े, तो उसके असरात जो है हर एक चीज़ पे जाते हैं। तो इन 4 सालों में आपके गाड़ियों की तादाद बढ़ गई, जिससे आपका ऑयल कंजम्पशन बढ़ गया। तो 4 साल पहले अगर ये कहते हैं कि जनाब हम गाड़ियों की तादाद नहीं बढ़ाएंगे, हम बसों की तादाद बढ़ाएंगे ताकि 100 गाड़ियों की बजाय 10 बसें चलें, ये होता है इकोनॉमिक प्लान्स, ये होता है प्लानिंग। मगर नहीं जनाब, तालियां बजा रहे हैं। आप देखिए गाड़ियों की इंडस्ट्री कितनी तरक्की कर रही है। पोल्यूशन जो हो रहा है उसका क्या होगा, सड़कें जो आपने छोटी बनाई उसका क्या होगा, जो लोगों की जमा कुंजी है, मजबूरी में गाड़ियां खरीद रहे हैं, वो जमा कुंजी खत्म हो गई, उसका क्या होगा जनाब। और सोने पे सुहागा, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ते चला जा रहा है क्योंकि ऑयल कंजम्पशन बढ़ रही है। ऑयल कंजम्पशन किससे बढ़ती है? अगर आप गाड़ियां नहीं खरीदते हैं, एक बस चलाते हैं, मगर हमारे यहाँ जो है ना निजाम की तरफ नहीं जाता है, एक्सक्यूज बरा एक्सक्यूज, और बड़ी खुशियां मनाई जाती है कि जनाब इंडस्ट्री की तरक्की हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। अच्छा सर, अभी कल भी हमने देखा था कि मुख्तलिफ वाक़यात इस तरह के शहर में पेश आए थे जो बड़े अफसोसनाक थे। मुख्तलिफ छीना झपटी की वारदातें बढ़ गई हैं, स्ट्रीट क्राइम काफ़ी बढ़ गया है, लोगों की जान लेना ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा आसान हो गया है।
आज भी 2 जानें जा चुकी हैं। तो सर ये स्ट्रीट क्राइम जो है बढ़ने की क्या वजह है? क्या इसका भी माशरे और माशी सूरत हाल से ताल्लुक बन रहा है? बिल्कुल। आप जिस मुल्क में देख लें, आप अफ्रीका में देखें, वहां सबसे ज्यादा क्राइम होता है। क्यों? भूख, गुर्बत, परेशानियां, ये सब चीजें जन्म लेती हैं एक क्राइम को, एक जुर्म को, एक मुजरिम। देखिए हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है ना मुजरिम को बुरा भला बोलते हैं, जेल में डाल देते हैं, और होते भी, गलत बात है, मगर उसकी वजह क्या है? आज आप देखिए ना, यहाँ पाकिस्तान में 1,70,000 बच्चे, ये WHO की रिपोर्ट है कि वो सिर्फ मेल न्यूट्रिशन यानी कि खुराक ना होने की वजह से माएँ और बच्चे मरते हैं। बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताइए, जिन घरों के अंदर बच्चे भूखे होंगे क्या करेंगे? जिन माओं की यह हालत नहीं होगी कि वो अपना दूध पिला सके, जो बुजुर्ग है वो क्या चाय, और पापा कहते थे गुर्बत में, चलो मैं चाय पापा खा के मैं सो जाता हूं, आज वो पापा महंगा हो गया। वो डबल रोटी, जिसके दांत नहीं होते हैं, बड़े बुजुर्ग के हैं, वो डबल रोटी लेते हुए 6 दफा सोचेगा, क्योंकि वो तंदूर की रोटी नहीं खा सकता एक 80 साल का आदमी जिसके दांत ना हो। तो ये जो चीजें होती हैं, और जिसके 80 साल का बाप भूखा हो ना, तो उसका बच्चा जो है ना सुकून से नहीं बैठता। जिसकी माँ सिसक सिसक के मर रही हो ना, वो नहीं आराम से बैठेगा। दवाइयां जहां महंगी हो रही है, देखिए मैं आज आपको बता दूं, ये जो गुर्बत है ना, हमारे पास इधर बातें करने के लिए बड़ा आसान है, मगर जिसके घर में गुर्बत आती है ना, उनसे जाके पूछिए, उनके घर में एक रात गुजार के देखें, तो आपको वाकई में आंख में आंसू आ जाए। सही बात है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नदीम साहब। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अशरफ गौरी साहब हैं, इस्लामिक इकोनॉमिस्ट हैं। सर वेलकम करेंगे आपको। वालेकुम सलाम। जी अशरफ साहब, ये फरमाइएगा, इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो बढ़ती हुई महंगाई है उसकी वजह और वजूहात जो हैं, और उसके बाद जो असरात पड़ रहे हैं मिनी बजट या उसके दीगर जो मामलात इस वक्त हम देख रहे हैं। तो सर ये जो इस वक्त बार बार IMF के पास जाने की बात की जाती थी, PTI का कहना यह था कि हमने जो है कभी नहीं जाना IMF के पास, लेकिन वो भी चले गए। सर आखिर क्या मजबूरी है कि कोई अगर ये अज़्म लेकर भी आए कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, फिर भी उसे जाना पड़ता है? देखिए IMF के पास जाना तो ये रिवायत है, पाकिस्तान की रिवायत बन चुकी है पिछले 30 सालों से। अगर आप देखें 25 सालों से IMF के बगैर तो काम चल नहीं रहा। इसका मसला सारा ये है कि ये जो कर्ज चढ़ रहा है, इसको देखने की जरूरत है। ये पिछली जितनी भी गवर्नमेंट आई है, मैं ये नहीं कहूंगा कि PTI की नाअहली है, कि पिछली गवर्नमेंट का सारा जो एक्यूमुलेट हुआ है ना, ये डेट एक्यूमुलेट होता है। जो कर्जे लेके जिन प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है वो कंप्लीट नहीं होते, अगर कंप्लीट होते हैं तो अपने टाइम पर नहीं होते। ये सारा डेट एक्यूमुलेट होता है, फिर इस पर सूद देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब जो चूंकि PTI की गवर्नमेंट है, उनको ये चाहिए इस वक्त कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वर्ल्ड बैंक का या IMF का है, उसको अलहदा करें, और जो उस पर इंटरेस्ट है उसको अलहदा करें। 2 पार्ट करें पेमेंट के, जो इन्होंने पेमेंट करनी है। अब देखें 200 अरब डॉलर से ऊपर कर्जा है, और 6 अरब डॉलर के लिए इतने मज़ाकरात हो रहे हैं, जिसमें से 1 अरब डॉलर की ट्रेंच हुई है पिछले दिनों, और उसमें भी इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैं हमेशा यही बात करता हूँ और यही सजेशन देता हूँ कि ये बोझ PTI भी उसी रविश पे चल रही है, वही फाइनेंस मिनिस्ट्री उनकी, वही पुराने लोग, और उनकी वही प्रैक्टिस है जो पिछली गवर्नमेंट की थी। इससे मजीद कर्जा बढ़ेगा। और सर कंपाउंड इंटरेस्ट की तो बात आपने की कि वो वैसे ही डबल से चौगना और चौगना से 8 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन सर वो डबल डिजिट है, 4 डिजिट है, वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, इसी तरह महंगाई में धंसती चली जाएगी। लेकिन सर क्या PTI ने ज्यादा सख्त शराइत पर कर्जे उठाए? देखिए सख्त शराइत तो डेफिनेटली, आप जो डोनर हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा, और वो देख रहे हैं, अंधेरा नजर आ रहा है, तो अभी बिजली पर पैसे बढ़ा दो, पेट्रोल पे बढ़ा दो, तो यही फिगर दें, इन्हीं पे पैसे बढ़ा दो, और 6,000 अरब रुपए का जो टारगेट सेट किया है रेवेन्यू का, कि जो कलेक्ट करना है इस आवाम से,
खुदा ना खास्ता मुझे डर है आज 6,000 अरब का है, कल 12,000 अरब रुपए का ये टारगेट सेट कर लेंगे, जी क्योंकि कहाँ से निकालेंगे। बात तो जब है ना कि नए टैक्स पैदा करने वाले लोग आप बनाएं, नई इंडस्ट्रियां लगाएं, टूरिज्म इंडस्ट्री लगाएं, नए लोग टैक्स दें, नई इंडस्ट्रियां लगें। ये तो वही पुराने लोग हैं, उन्हीं पर ही आप जो है ना घूम घूम के वही डिजिट्स उसी को बढ़ा देते हैं। वो इसलिए बढ़ा देते हैं, ये तो खुद तो कुछ नहीं करते। तो आईएमएफ की डिक्टेशंस होती हैं और आईएमएफ खुद देख रहा है, जैसे कि सेंट्रल बैंक जो है अब इनके कंट्रोल में चला गया है, जी वो तो खुद इसको जो है ना 2 और 2 4 कर रहे हैं कि अब हमें किस तरह पैसा पाकिस्तान से निकालना है। बिल्कुल। अब इन्हें पाकिस्तान जी। की जो अच्छा सर, फाइनेंस मिनिस्ट्री ये है जो वो एसिड बेस पे बात क्यों नहीं करती? बिल्कुल सर, ये इस वक्त आईएमएफ के एक तरह से चुंगल में फंसने वाली बात जो अपोजिशन कहती है कि वो तो फंस गए, लेकिन क्योंकि अपोजिशन की जानिब से भी कर्ज लिया जाता रहा है। लेकिन सर स्टेट बैंक के हवाले से इस वक्त कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से खास तौर पे कि स्टेट बैंक को ही इस वक्त गिरवी रख दिया गया है। सर क्या सूरत हाल है, स्टेट बैंक को क्या मामला चल रहे हैं? सर स्टेट बैंक तो वो तो मरता क्या ना करता। इससे पहले जितनी शाराएं रखी गई हैं, मोटरवे रखा गया है, पिछले दिनों प्रोग्राम में मैंने सुना कि कराची एयरपोर्ट रखा गया, तो ये तो गिरवी चीजें कब तक रखाएंगे? इसका हल ये नहीं है। आप अब दूसरी गवर्नमेंट आएगी, फिर वो कहेगी कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, अब हमें मजबूरन जी हाँ। कर्ज शराइ पर फिर उठाने पड़ जाएंगे। तो बिल्कुल निकलने का हल मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोग्राम में कि आप जब तक अंडरलाइन एसिड बेस्ड फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, इनको पार्टनरशिप पे नहीं लाएंगे, या तो फौरी तौर पर आप क्या करें कि जो इंटरेस्ट है उसको सेपरेट करें, प्रिंसिपल अमाउंट को सेपरेट करें, ताकि आपको पता चले आपने देना क्या है। आप इंटरेस्ट पे बात करें, उस पर रिलीफ लें। खान साहब जो काम कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट बेहतर हो जाए, तो हमें पेरिस क्लब से ग्रांट मिल जाएगी, वर्ल्ड बैंक से ग्रांट मिल जाएगी, हम पोल्यूशन पे काम कर लें, हम इस पे काम कर लें। सही है। देखें जो स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है या पिछली गवर्नमेंट ने अपनाई है वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर बिजली जो है वो कोयले और पानी से बनाई जाती है। चाइना जैसा कंट्री, अमेरिका जैसा कंट्री, हमारे यहाँ स्टिल अभी क्रूड ऑयल और गैस पर ही चल रहे हैं। इतनी महंगी बिजली बनेगी और इतनी महंगी बिजली जब इंडस्ट्री को मिलेगी तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ पहुंच जाएगा? आप तो एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव कैसे रहेंगे? कॉम्पिटिटिवनेस ही खत्म हो जाएगी, आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। इतनी महंगी बिजली आपको मिलेगी। अभी आप देखें सीमेंट सेक्टर ने क्या किया है कि अपना इन हाउस जो है वो सोलर पावर पैनल सिस्टम पर उन्होंने काम किया है और वो इतनी महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जी। आपने पिछले जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें कोई हिकमत अमली नहीं है, वो सारे सियासी इन्फ्लुएंस के नजर हैं। जी, ये जो मिनी बजट आया है इसके अंदर ये जो सोलर पैनल की आपने बात की, इसकी शीट्स या इसके दीगर मामला, क्या ये भी महंगे हो चुके हैं? इस पे भी टैक्स बढ़ चुका है? डेफिनेटली, जब देखिए ये इम्पोर्टेड चीज है और इम्पोर्ट आइटम पे जब आपका रुपया गिरेगा और डॉलर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली 180, 280, 83 के राउंड पर इस वक्त डॉलर है, तो वो तो ये तो इम्पोर्टेड चीजें, वो तो महंगी होनी है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं, ये एक एटमी बिजली घर बना सकता है। जब एटमी पावर है तो पाकिस्तान के लिए पानी से बिजली बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। कोयले के ज़खायर बहुत हैं, यहाँ तक कि कोयला इंपोर्ट किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में कोयला मौजूद है और आप बिजली आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप डॉलर बार भेज रहे हैं। फिर उस कोयले से क्या है, इंडस्ट्री को फरोख्त किया जाता है। इंडस्ट्री जो है अपने जो बॉयलर हैं, स्टीम जो यूटिलिटीज हैं, वो तो कोयले पर शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि वो इतनी महंगी बिजली को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इंडस्ट्री में गैस है नहीं, गैस के नए कनेक्शन इंडस्ट्री को मिल नहीं रहे। ऐसे प्रोजेक्ट हैं पोर्ट कासिम पे जो अभी बंद पड़े हैं, उनको कनेक्शन नहीं मिले, तो इंडस्ट्री का तो बड़ा बुरा हाल है। लेकिन ये सब अल्टीमेटली घूम फिर के मैं ये कहूंगा कि सारा जो वबाल है वो सूदी मईशत का है। पाकिस्तान सूद में इतना धंसता चला जा रहा है, मजीद धंसता चला जा रहा है। आज सेंट्रल बैंक को गिरवी रख दिया गया। और देखिए आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, उन्हें इस चीज से कोई गरज नहीं है कि जी आपकी आवाम पिस रही है या आवाम कितनी मुश्किलात का शिकार है। उन्हें सिर्फ अपने उस अमाउंट से जो उन्होंने एक्सेप्ट करा हुआ है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उससे गर्ज है। ये तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की नाअहली है। उनको ये चाहिए कि अब हम सूद
पर बात नहीं करेंगे, हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते। बिल्कुल आप हाथ खड़े कर दें, इसको कहें कि राइट ऑफ करें, जो प्रिंसिपल अमाउंट है आप उसकी बात करें, हम वो दे सकते हैं। और उस पर भी ये एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग करें, जितनी फाइनेंशियल मार्केट है उसको कमोडिटी में कन्वर्ट करें। एक मॉडल आपके पास मौजूद है, बेशक इस्लामिक फाइनेंस हो रही है, 30% हो रही है, लेकिन आपके पास एक कामयाब मॉडल मौजूद है, आप उस पर काम ठीक है नहीं अशरफ कर साहब। रहे हैं। अशरफ साहब एक ब्रेक है, ब्रेक की तरफ जाना है, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हाजिर होते हैं, हाँ वहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अशरफ गौरी साहब और हमारे साथ मौजूद हैं नदीम बाकी मौलवी साहब। तजिया हम ले रहे थे। अच्छा नदीम साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त बिलावल साहब की तरफ से एक बयान आया है और वो कहते हैं कि हर सदी का जो बहरान होता है कोई ना कोई, लेकिन इस सदी का जो बहरान है उन्होंने इमरान खान साहब को कहा है। तो क्या वजह है सर कि क्या इमरान खान ही सारे चीज़ों के जिम्मेदार हैं या पिछले लोग भी कुछ ना कुछ जिम्मेदार हैं? देखिए 70 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बहरान ही आता रहा है। कोई ऐसे मैं नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ 60s से 70s वो दौर था जहाँ खुशहाली थी, जहाँ हमारे पासपोर्ट की वैल्यू थी, जहाँ हम जो है दूसरे ममालिक को पैसे देते थे, इमदाद करते थे। मगर 70 से अभी तक, सन 70 से अभी तक बहरान ही आ रहा है। उसकी वजह क्या है? देखिए हुकूमतें दो तरीके से पैसे कमा सकती है। एक, अवाम के जेब में हाथ डालें और टैक्स की सूरत में पैसे निकालते जाएं, ठीक है, अवाम को पीसते रहें। दूसरा ये कि हुकूमत खुद ऐसे कारखाने लगाए, इदारे बनाए जो कि कारोबार करें, कमाएं और उस कमाई से मुल्क चलाएं। आपने देखा 70 सालों में बहुत सी कोशिशें भी की गई, जिसके नतीजा PIA है, जिसके नतीजा रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल, ये ऐसे इदारे बने और इसी मकसद से बने थे कि ये कमाएंगे, मुल्क के लिए फायदा होगा, मुल्क को बर्डन नहीं होगा टैक्सेस का, क्योंकि इनकी कमाई से मुल्क तरक्की करेगा। मगर हमने क्या किया, 70 सालों में इदारों को बेचना शुरू किया, या उनको कर्जे पे रखा, या उनके अंदर सियासी भर्तियां की और उन इदारों को ऐसा कर दिया कि ना होने के बराबर। तो अब मुल्क दूसरी तरफ कमाना तो है, चलाना तो है, तो दूसरी तरफ अवाम की तरफ चले गए, अवाम से टैक्सेस लेते रहे। तीसरी जानिब जो नुकसान हुआ, प्राइवेट सेक्टर आ गए, उनको पता है हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, कोई गवर्नमेंट के पास सीमेंट नहीं है फैक्ट्री, कोई गवर्नमेंट के पास स्टील की फैक्ट्री नहीं है, कोई गवर्नमेंट के पास ऐसे इदारे नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर आ गए मार्केट में, उन्होंने अपनी मोनोपोली की, उन्होंने तमाम हुकूमतों को 70 सालों में एक माफिया की तरह ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया, महंगाई बढ़ते चले गई और अब ये आलम हो गया है कि हम कहते हैं जो बचे कुचे जो हमारे इदारे हैं उसको भी बेच दो, ताकि सारा हमारा मोहताजी हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर के, अमीर अमीर तर हो जाएगा, गरीब गरीब तर हो जाएगा। अच्छा सर, बिलावल साहब का तो बयान मैंने आपको बताया, मरियम साहिबा का भी एक बयान आया, वो कहती हैं कि इस हुकूमत को चलता करना होगा, घर भेजना होगा। वो ये कहती हैं कि इस तमाम महंगाई की सूरत हाल जो है उससे बचना है तो खान साहब को घर भेजना होगा। तो सर क्या खान साहब को घर भेज देने से मामला दुरुस्त सिमत की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे? मुझे मरियम नवाज या बिलावल साहब इकोनॉमिक मॉडल बना के दे दे मीडिया को, प्रेस क्लब के सामने, और उस मॉडल में तरीका लिखा हो कि 5 साल में किस तरह से चीजें सस्ती होंगी, हर चीजों के बारे में। वो मॉडल आप इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं, उसको इकोनॉमिक प्लान कहते हैं जनाब, तमाम पाकिस्तानी उसका साथ देंगे। मगर वही बात जो कि अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा ना, ये हुकूमत चले जाएगी, कहेंगे जनाब वो इमरान खान साहब ने जो महंगाई की थी ना, उसकी वजह से हमें महंगाई करनी पड़ रही है। कब तक चलेगा? ये पासिंग द पिलो चलता उस वक्त तक रहेगा जब तक के देखें अवाम के बारे में नहीं सोचा जाएगा। हम तरक्कियों का जो फिगर्स जो हम देते हैं ना, जो हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताते हैं ना, हम फिगर्स पे नहीं, जब हर पाकिस्तानी कहेगा ना कि मैं खुशहाल हूं, तो उस इंडिकेटर को मैं कहूंगा कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है। जब पैसा हर हाथ में घूमेगा, एक हाथ में नहीं होगा, जब ट्रेड के अंदर बैलेंस पैदा होगा, जब डिमांड एंड सप्लाई में होगा। अब ये कहा जाता है कि जनाब देखिए हर किसी के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है, सोल्यूशन नहीं है। पहली बात तो ये, इन 70 सालों में तमाम सियासतदान अपनी अपनी गलतियां माने, अपना किबला दुरुस्त करें और फिर आए ब्लैक एंड व्हाइट। देखें जनाब, कोई नौकरी पे आता है ना रखने को, प्राइवेट सेक्टर क्या कहते हैं,
भाई आप किस तरह से कंपनी को बेहतर कर सकते बेहतर हैं कर सकते काबिलियत वो, मालूम किया। और दूसरी वो बिल्कुल। अल्फाजों पे नहीं लेते हैं। वो देखते हैं कि जनाब आप हमें बताएं ना क्या प्लान है, आप किस तरह से इस तरक्की कर सकते हैं। मार्केटिंग के लोगों को देख लें, सेल्स को देख लें, जो सही भी बात होता है, है। हर जगह पे तो उनकी काबिलियत पे अगर दिखता है, बिल्कुल। आपकी काबिलियत है किसी भी के पास पाकिस्तान में, तो बराए मेहरबानी मैं उन तमाम सियासतदानों को कह रहा हूं, अपनी इकोनॉमिक टीम अवाम के आगे, मीडिया के आगे पेश करें कि जनाब हम हुकूमत में आएंगे, ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होगा, इसके पास ये प्लान है। फाइनेंस मिनिस्टर भी आखिर में डिसाइड किया जाता है कि बंदरबाट किसको मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनाऊं। फिर वो एक गलती करके वो निकल जाएगा दूसरे मुल्क, क्योंकि हमारे तो सारे इंपोर्टेड है, वो आएंगे ठीक है। पाकिस्तान में फिर चले जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा अशरफ साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त गैस के बहरान की भी बात की, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हमारी सनतें मुतासिर हो रही हैं। घरेलू सार्फिन तो मुतासिर हैं, लेकिन सर सनतें मुतासिर होंगी तो इसका जो असरात आप कहाँ तक देख रहे हैं? दरामदाद, बरामदाद, ये सारी चीजें हमारे डिस्टर्ब होकर रह गई हैं सर। अशरफ साहब आवाज आ रही है आपको? चलें अशरफ साहब से दोबारा रब्ता करते हैं। नदीम साहब, ये जो एक ऐसा भी वक्त आया था पिछली से पिछली जब हुकूमतें थीं कि सूबाई सतह पे मुख्तलिफ जो सियासी जमातें थीं उनके पास मुख्तलिफ सूबे थे। केपी जो है वो पीटीआई के पास था, पंजाब मुस्लिम लीग नून के पास था, पीपल्स पार्टी के पास सिंध था। तो ऐसे में ये समझा जा रहा था कि अगर कोई भी मॉडल बना के दिखा देता है, अपने सूबे को ज्यादा बेहतर बना के दिखा बहुत देता है, सही। तो सर ये तो बड़ा जबरदस्त कंपटीशन हो जाता। लेकिन इस कंपटीशन को कोई नजर नहीं आया, कोई इसका बेहतर फलसफा नजर नहीं आया। देखिए यही बात है, जो मुल्क तरक्की करते हैं ना वो अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। अगर चले जो भी पॉलिटिक्स के अंदर जो भी सियासतदान एक सूबे का मालिक बन जाता है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद आपको पता है सारे इख्तियारात है सूबों के पास। तो अगर कोई ऐसा सूबा हमें नजर आए कि रोल मॉडल कि जनाब इस सूबे में पानी है, इस सूबे में नौकरियां हैं, इस सूबे में गुर्बत खत्म है, इस सूबे में हमने महंगाई कम कर दी है। देखिए 19-20 फर्क नजर आता है महंगाई का सूबों में, मगर नुमाया फर्क नजर आए जी। जो सूबा ज्यादा तरक्की करे वहां की सियासी जमात जो है वो विफाक में भी हुकूमत बनाए और आगे की तरफ वो जा एक सके। मिसाल बन बना दे, सकते हैं। बिल्कुल। जी। अच्छा अशरफ साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो गैस का बहरान है जिसकी वजह से ताजिर तबका भी परेशान है, एक आम आदमी तो परेशान है ही, लेकिन सर बरामदात पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं, किस तरह से हमारी जो मार्केट है वो स्टेबल रह सकती है? देखिए एक्सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी चीज ये है कि जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल आप यहाँ बनाएं। जैसा कि चाइना इतना स्ट्रांग है एक्सपोर्ट में, जिसकी $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट है, उसकी बड़ी वजह ये है कि वो 90% उनकी जो प्रोडक्ट है वो चाइना में ही बनती हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है या सर्जिकल है या लेदर है, स्पोर्ट्स है, इसकी काफ़ी चीज़ें 30-35% जो है ना, 40% इवन हम इंपोर्ट करते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल हैं, ज़्यादा केमिकल्स हैं, वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अब जाहिर है अब जब हम इंपोर्ट करेंगे और अपनी कॉस्ट में उसको ऐड करके एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट महंगी हो जाएगी। और हमारी जो मार्केट है उसमें वैल्यू एडिशन का बड़ा मसला है। यूरोप है, यूएस है, हमारी ये मार्केट है जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं और वहां बड़े कम दामों में चाइना, इंडिया और बांग्लादेश की जो मसनूआत हैं वो बिक जाती हैं। बिल्कुल कॉम्पीट करना हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। रीजन उसकी यही है कि यहाँ बिजली महंगी है, यहाँ गैस महंगी है, लेबर है, और दूसरा जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो इम्पोर्टेड होता है। या तो इसका हमें यहाँ पर इसकी फैसिलिटी, हमारा R&D सेक्टर इतना मजबूत हो, जैसा कि ये मलेशिया, थाईलैंड, ये वो कंट्री हैं, सिंगापुर, जो पाकिस्तान से बहुत पीछे थे। जब इन्होंने अपना R&D स्ट्रॉन्ग किया और अपनी उस प्रोडक्ट को कंसिडर किया कि हम अपनी ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो उसको एक्सपोर्ट करें, और उन्होंने इंपोर्ट का लेवल नीचे करा और इंपोर्ट को कंट्रोल किया। हमारे यहाँ अभी जो नया इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है कि ठीक है अब हम लग्जरीज आइटम या ऐसे इंपोर्टेड फूड्स पे नहीं जाएंगे या उनको महंगा कर देंगे, डिस्करेज करेंगे, ठीक है, ये अच्छा इकदाम है। लेकिन जो बुनियादी रीजन है
वो यही है कि जो आपने पुराने कर्जे देने होते हैं और आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिस्टर्ब होता है। जी। और अल्लाह का करम तो पाकिस्तान पे ये है कि यहाँ फॉरेन रेमिटेंस आ जाती हैं और हमारे यहाँ की जो फॉरेन रेमिटेंस है वो भी हमारी एक्सपोर्ट के बराबर ही है। जी। 26-27 अरब डॉलर की अगर हमारी एक्सपोर्ट है तो पिछले दिनों 32 अरब डॉलर की रेमिटेंस आ गई। तो हमसे इंडस्ट्री से अच्छे तो वो पाकिस्तानी भाई हैं जो अपना घर चलाने के लिए यहाँ पर डॉलर बेच देते हैं या फॉरेन करेंसी बेचते हैं, तो वो हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारा जो करंट अकाउंट है वो बढ़ जाता है, हमारे रिजर्व्स बढ़ जाते हैं। लेकिन देखें रिजर्व इंटरेस्ट की वजह से जो हमारा रिजर्व है वो हैंड टू माउथ हो जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि 2-4-5 अरब डॉलर भी नहीं रहते करंट अकाउंट में। अच्छा सर, मैं एक और मामले की तरफ भी आना चाह रहा था क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। सर ये तो एक इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट के दरमियान की एक सारी सूरत है। सर अगर हम मुकामी सतह के मामलात और जो मसाइल हैं उसको देखें, साइड एरिया के अंदर जो है जो ताजिर बरादरी है वो काफ़ी परेशान है। रोड्स टूटी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें वहाँ पे तबाह बर्बाद होकर रह गया है। तो सर वहाँ पे जो ताजिर थे अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कह रहे हैं कि हम किसी और सूबे में मुंतकिल हो जाएं, क्या आप क्या चाह रहे हैं? तो मतलब यानी इस हद तक जो ताजिर है कराची का वो परेशान आया हुआ है। तो सर उनके लिए ताजिर दो जगह दो वजूहत से परेशान होता है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, पिछले दिनों लॉ एंड ऑर्डर जो सिस्टम है हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बड़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। एक सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जब आपका लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम अच्छा होगा ना, इसकी मिसाल मैं आपको दुबई, मलेशिया, सिंगापुर की देता हूँ। ये वो सेफ जोन है जहाँ पर सिक्योरिटी है और जहाँ सिक्योरिटी होगी वहां पे इन्वेस्टमेंट खुद ही आ जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टर खुद ही आ जाएगा। अभी आप देखें कोई चीज सिस्टमैटिक नहीं है, कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं है। खान साहब कहते हैं कि हम टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे। पूरी दुनिया में अरबों डॉलर कमाए जाते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की। अब मैं आप ये साने हैं मरी की बात करता हूँ, यहाँ पे तो ये लोकल लोग थे जो परेशान हो गए। यहाँ तो कोई अगर फॉरेनर आता तो ये तो मसला इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता। ठीक है, जिनसे ये 20-20, 25-25 हजार और 40-40 हजार रुपए कमरे का जो रूम चार्ज कर रहे थे, तो अगर फॉरेनर होता तो उनसे तो डॉलर में चार्ज करते। बिल्कुल। बल्कि सर एक और मामला भी आ रहा है जो हमारे मुशीर खजाना है शौकत तरीन साहब, उनकी जानिब से भी बार बार FBR और दीगर मामला और टैक्सेस के हवाले से जिस तरह से बात की जाती है उससे भी ताजिर बरादरी कुछ थोड़ी परेशान सी नजर आई है। देखिए ना, आप टैक्स डाल के देखिए, जब टैक्स आप इनपुट करेगा ना, कोई जेब से टैक्स नहीं देता। एक इंडस्ट्री जब कोई प्रोडक्ट बनाती है ना, वो अपनी कॉस्ट में टैक्स को शामिल कर लेती है, उससे महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है रिलीफ दें। अशरफ साहब, टाइम बहुत कम रह गया। बहुत शुक्रिया अशरफ गौरी साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। नदीम साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और जाते आते यही है कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, हमारी जो ताजिर बरादरी है ख़ास तौर पे, उनके लिए ऐसे इक़दाम करना बहुत ज़रूरी हैं जहाँ पर वो बआसानी अपने कारोबार को जारी रख सकें। वक़ारुल हसन को भी दो टूक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।